अच्छा, बर्दाश्त एंड टॉलरेंस की अगर बात कर रहे हैं और ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो एक और चीज़ जो बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल होती है वो है दर्द। और आजकल हर दूसरे बंदे को शियाटिका की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल इश्यूज़ हैं। मेरे अपने साथ लास्ट ईयर जब मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी तो मेरी नेक में इतना सीवियर इशू हुआ कि मुझे लगा कि मैं पैरालाइज़ हो गई हूँ और मुझे उठा नहीं जा रहा। और पता चला कि मुझे बहुत बड़ा स्पैज़म पड़ा है नेक के अंदर, जिसकी वजह से मेरी सारी वेन्स जो हैं वो जकड़ी गई हैं। फिज़ियोथेरेपी कराई, अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत बेहतर हो गया मामला। आज हमें ब्रेक के बाद फिज़ियोथेरेपिस्ट ज्वाइन करेंगे, उनसे हम गाइडेंस लेंगे कि जो डिफरेंट किस्म की पेन्स होती हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और फिज़ियोथेरेपी आखिर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। आजकल हर दूसरा डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करता है कि जी आप फलां चीज़ करें लेकिन साथ में फिजियो ज़रूर करवाइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, हम आज बात कर रहे हैं इंटॉलरेंस की, मतलब टॉलरेंस की, वर्ल्ड टॉलरेंस डे की। और दर्द टॉलरेट करना आई थिंक सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब इंसान पेन में होता है या किसी भी बॉडी पार्ट की वजह से इरिटेट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली पेन होती है, पेन से इंसान में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती हैं, फिर आप इरिटेट होते हैं और फिर उसकी वजह से आप बड़ी बड़ी जगहों पे बड़े बुरे तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं। पेन को कंट्रोल में रखना और उसकी मैनेजमेंट करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और प्लीज़ ये अपने दिमाग में इसे चीज़ निकाल दें कि पेन एक नॉर्मल और एक नेचुरल चीज़ है। पेन हमारी बॉडी के लिए एक अननेचुरल स्टेट है और जब हम पेन में होते हैं तो उसकी वजह से और बहुत मसाइल पैदा होते हैं। इससे खैर मैं क्या आपको बताऊंगी, डॉक्टर वसीम जावेद हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर भी आप करते हैं, बॉडी एडजस्टमेंट भी आप करते हैं। इन्होंने बाकायदा ऐसे लोग जिनकी स्पाइन टेढ़ी थी उसको सीधा किया हुआ है। ऑस्टियोपैथी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल की है और इनकी स्पेशलिटी क्योंकि पेन मैनेजमेंट है तो इस वजह से हमने सोचा कि इनसे हम डिटेल में शियाटिका पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस माशाल्लाह ऑन ग्राउंड, और उसके अलावा जो पढ़ाई है वो अपनी जगह। बट आपसे बातचीत करने से पहले जो हमारे साथ और भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात ज़रूरी है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़ायज़ा जावेद एंड डॉक्टर अहमद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हम डिस्कशन की तरफ आएंगे। अभी अगर आप लोगों ने इस वक्त अगर हम नहीं कर रहे फिजियोथेरेपी तो आप भी आके बैठ जाइए ताकि हम उस दौरान गुफ्तगू आजा। हमने अपना वैसे व्यूअर्स पूरा सेटअप इसलिए आप लोगों के लिए लगाया है ताकि आप लोग देख सकें कि हम आपको अभी ऑन एयर करके दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं। असल में डॉक्टर साहब आपको भी पता है कि लोग घबरा जाते हैं जब आप उनको कहते हो ना फिजियोथेरेपी करानी है। एक तो उनको लगता है कि करोड़ों का उनका खर्चा हो जाएगा और उसके साथ साथ उनको लगता है कि पता नहीं उनको कितनी दर्द की जाएगी। राइट। सबसे पहले तो ये बताएं कि फिजियोथेरेपी से लोग डरते क्यों हैं इतना? हर चीज करा लेंगे, सर्जरी करा लेंगे, मतलब सर्जरी करवा लेंगे, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी से घबराएंगे। मेरे ख्याल में फ़िज़ियोथेरेपी से शायद लोग इसलिए डरते हैं कि शायद उसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है रिकवरी में, बिकॉज़ एक प्लान पूरा रन करना होता है फेजेस में। और रिकवरी वैसे भी 4 फेजेस में होती है, जिसमें फ़ेज़ 1 होती है वो पेन मैनेजमेंट होती है, और उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइजेज जो कि बेस्ड ऑन बेड बाउंड है। हमने सारी बेड पे एक्सरसाइजेज करवानी है, देन सिटिंग, स्टैंडिंग, और फिर आगे मशीन्स पे लेके जाना होता है। सो इट्स ए कंप्लीट रिहैब प्रोटोकॉल। इसमें टाइम लगता है, शायद इसको देख के पेशेंट्स डर जाते हैं। अदरवाइज कॉस्ट इफेक्टिवली फिजियोथेरेपी इज़ ए बेटर ट्रीटमेंट, बिकॉज नॉर्मली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 1 वीक से लेके 3 वीक्स के अंदर कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं माशाल्लाह। हाँ। और बात ये ना कि व्यूअर्स देखें, अगर 90% मसला जो है वो निकल जाता है तो फिर वही होता है हाथी निकल गया दुम जो है वो रह जाती है। ये बताइए कि शियाटिका पेन, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, ये 3 बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम। यंग लोग, ओल्डर लोग, ये है क्या चीज़ें? ये एक ही हैं, ये मुख्तलिफ हैं, ये क्या हैं? हमारी बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक कहीं मसल्स ख़राब होते हैं, कहीं जॉइंट्स ख़राब होते हैं, कहीं डिस्क के इश्यूज़ आ जाते हैं, कहीं नर्व्स के इश्यूज़ आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने देखना होता है डिफरेंटली। सो अगर हम बात करें सर्वाइकल की, जैसे आपने बात की, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। शोल्डर की अपनी एक अनैटमी है, उसकी अपनी एक प्रेजेंटेशन है। अभी अगर शियाटिका की बात की जाए तो शियाटिका इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है ट्रू शियाटिका। ट्रू का मतलब होता है कि पेट नर्व तंग कर रही है और पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है फॉल्स शियाटिका। वो लगती शियाटिका की तरह है, इसे हम कहते हैं ना जैसे मुंह बोला भाई, उसी तरह फॉल्स शियाटिका इज़ जस्ट लाइक मुंह बोला भाई। उसमें होता यह है दूसरे स्ट्रक्चर्स पेन बिल्कुल शियाटिक नर्व के पैटर्न पे दे रहे होते हैं, तो उसको हमने
मेडिकली और क्लिनिकली पेशेंट को देख के ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइब्रोमाइल्जिया क्या होती है? फाइब्रोमाइल्जिया एक रोमेटोलॉजिकल एंटिटी है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, तकरीबन 18 पॉइंट्स बन जाते हैं, और उसमें से कहते हैं अगर 11 पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो फाइब्रोमाइल्जिया हो गया। फाइब्रोमाइल्जिया में बेसिकली जो पॉइंट्स बनते हैं वो इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजन वाले पॉइंट्स होते हैं, उसमें पेन होती है, स्वेलिंग होती है, हीट निकल रही होती है, मूवमेंट में शदीद दर्द आ रहा होता है, लेकिन वो सर से लेके पाँव तक पॉजिटिव होती है। शियाटिका फाइब्रोमाइल्जिया से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि शियाटिका जो है वो नॉर्मली आपकी जो धड़ से निचला हिस्सा है यानी कि लोअर बैक से निचला हिस्सा है वो शियाटिका होती है। फाइब्रोमाइल्जिया में गर्दन से लेके पाँव तक सिम्टम आ रहे होते हैं और उसमें होल बॉडी पेन कर रही होती है। पेशेंट सुबह उठता है तो उसको तकरीबन 30 मिनट से 45 मिनट्स तक ऐसे लगता है जैसे फीवर है, स्वेयर बॉडी एक्स हैं, जिस्म को किसी ने मारा हुआ है, फटीग हुई हुई है, वो इस जो तरह कहते के हैं ना, सिम्टम्स कभी आते कभी हैं। इंसान जब उठता है तो कहता है आई फील लाइक आई हैव बीन बीटन, कि जैसे मुझे कुट पड़ी है एग्जैक्टली और कुछ नहीं हुआ होता। यही तो प्रॉब्लम है। वो और आपसे डॉक्टर्स पूछ रहे थे क्या किया आपने, आपने एक्सरसाइज तो नहीं की, ये नहीं किया, और आप कहते हो जी नॉर्मल रात को सोए थे, जागे अजीब तकलीफ इसको मैं में। एक स्टेटमेंट में इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि फाइब्रोमाइल्जिया जिस्म के अपनी ही चीज़ें अपने ही सिस्टम को ख़राब कर रही होती हैं, वो फाइब्रोमाइल्जिया। कोई तरीका नहीं है जिससे आप गेज कर सके कि अगले को एक्चुअली दर्द हो रही है कि नहीं? बहुत सारे तरीके मतलब इन द सेंस कि कोई मशीन, कोई ऐसा आला, जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में आ जाता है कि जी हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर वो नहीं आए तो ब्लड काउंट से आपको समझ आ जाती है कि आपको वायरल है, या मतलब आपको डिफरेंट चीज़ों, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे पता चले कि अगले को पेन है कि नहीं? मेरा पीएचडी चल रहा है और वो अबाउट टू कंप्लीट है, वो इसी पे ही है कि हम पेन मैयर कर रहे हैं थ्रू प्रेशर। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम बॉडी पे रखते हैं और वो बाकायदा नंबर्स में आ जाता है कि पेशेंट को इस लेवल पे इतना पेन आ रहा है, तो वो गेज है, वो ऑब्जेक्टिव पेन टूल एक है। रिलेटिव चीज़ है ना। एग्जैक्टली आपको मेरा पाँव टूटे, शायद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो, शायद आपका पाँव टूटे और आप उस पर वॉक भी करें और नॉर्मल तरीके से फंक्शन भी करें। बिल्कुल, हम उसको इस तरह से लेबल करते हैं कि पेन एक फीलिंग है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, यानी कि कोई बंदा कैसा फील कर रहा है। पेन जो है इज़ ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म। हमारी बॉडी में पेन इसलिए होती है कि हमें मज़ीद इंजरी से बचाया जाए, मज़ीद डैमेज से बचाया जाए। पेन एक अलार्म है, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेन डैमेजिंग तब होती है जब बहुत ज़्यादा देर के लिए हो जाए, अदरवाइज इट्स ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। लेकिन डॉक, पेन आपको, जैसे कि मुझे अभी फॉर एग्जांपल क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं या मेरी टांग में दर्द शुरू हो जाती है, आपको पता है, मुझे पता है, मेरा रवैया ही आपकी तरफ बदल जाएगा, क्योंकि उस पेन की वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा सब कुछ चेंज हो जाता चेंज हो जाती है, है, हमारा टॉलरेंस लेवल जीरो हो जाता है ना। ये पेन वाहिद चीज़ है जिसपे अच्छे खासों को वो कहते हैं ना पटाखे उड़ जाते हैं। अच्छा, बुरा ना मनाएं तो भाई साहब तो और बहुत क्वालिफाइड लोग हैं और वो कॉन्स्टेंटली लोगों को आपके साथ ही काम करते हैं, बट मैं उनको भी इन्वॉल्व करूंगी इस गुफ्तगू में, ये पूछ के सबसे ज़्यादा डॉक्टर अहमद बिलाल, कौन से पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और डॉक्टर फैज़ा आपके पास सबसे ज़्यादा कौन से पेशेंट्स आते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा लो बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं। लो बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, स्पोर्ट्स इंजरी मैं डील्स करता हूँ तो उसके ACL की रिहेबिलिटेशन वगैरह के ज़्यादातर पेशेंट आते हैं मेरे पास। ठीक है। अच्छा, आपसे डॉक्टर फैज़ा ये भी जानना चाहूँगी ख़वातीन से रिलेटेड भी, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट से ही फिजियोथेरेपी कराना चाहती हैं, और अल्लाह का शुक्र है लड़कियां लड़के दोनों इस फील्ड में बहुत आगे हैं, तो वो वाला इशू नहीं आता कि क्या करें। बिल्कुल, जिस तरह कुछ ख़वातीन फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही प्रेफर करती हैं, एक प्रेफरेंस होती है, इट्स ओके। तो आपके पास आप फीमेल्स में क्या कॉमन प्रॉब्लम्स देख रही हैं, एंड जनरली आपके पेशेंट्स में क्या इश्यूज होते हैं? इन जनरली जो पेशेंट्स हमारे पास फीमेल आती हैं, ज़्यादातर उन्हें लो बैक पेन, शोल्डर इश्यूज ज़्यादा, लो बैक, और दूसरा जो थर्ड जो मैं कहूँगी वो ये होता है कि नी पेन बहुत होता है गोडे में विद द एज। हाँ, ऑब्वियसली विद द एज, जैसे कि 40 एक्सीड कर लिया अगर किसी फीमेल ने, या बिफोर 40 भी, आजकल फीमेल्स में नी, लो बैक और शोल्डर्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन केसेस चल रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे कि ये बता रहे हैं हमें दूसरे डॉक्टर्स भी, एक ही बात हो रही है कि भाई पेन कुछ लोअर बैक, आई एग्री 100%, ये कॉमन चीज़ है, और हर बंदा किसी न किसी स्टेज पे ज़िंदगी पे कह सकता है कि मेरी कमर में बड़ी 99% लोगों में हो जाता है लोअर बैक। अच्छा, एक नेक का एक ये जो टी जोन होता है, बिल्कुल जकड़ा जाता है। बिल्कुल। आपको मैं एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, जब मैं फॉर एग्जांपल बैक टू बैक काम कर रही होती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि शाम जब 5-6 बज रहे होते हैं ना, उस वक्त ज़रा सा भी कोई स्ट्रेन्यूअस काम करने की कोशिश करूँ, इवन जिम जाने की कोशिश करूँ, तो मेरा ये जो एक्स बनता है ना, हेड टू यहाँ से यहाँ, चीखें निकल जाती हैं मेरी,
और एक्चुअली कुछ नहीं होता। इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई मेजरमेंट है पेन की कि मैं उसको लगा के दिखाऊं कि मियाँ साहब मैंने दर्द हो रही है, मैं ड्रामे नहीं कर रही। बिल्कुल है, बिकॉज लोग मानते नहीं है ना, जो चीज दिखता नहीं है डॉक्टर साहब उसको कोई मानता ही नहीं मानता ही है। नहीं है, ड्रामे मेरे कर गोडे में प्रॉब्लम है, नील पड़ा हुआ है, सूजा हुआ है, अच्छा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है तो ठीक होगा, तो मैं भी हाइपर हो रही हूँ। मैं इसमें ना इस तरह से- फिजियोथेरेपी तो टोटल उसी चीज की गेम है कि जो चीज नजर नहीं आती। वेल ऑलमोस्ट मैं इसको इस तरह से कैटेगराइज करता हूँ, एक फीलिंग होती है जो पेशेंट की फीलिंग होती है, और एक फीलिंग होती है जो डॉक्टर की फीलिंग होती है। हम उससे मेडिकल में कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जो पेशेंट बता रहा होता है वो पेशेंट का सब्जेक्टिव होता है, और जो डॉक्टर फील कर रहा होता है वो डॉक्टर का सब्जेक्टिव होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो फिजियोथेरेपिस्ट फील कर रहा है वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि वो भी एक खास मेजरमेंट्स फील कर रहा होगा। जैसे हम अगर अपनी क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, पेशेंट बेड पे है, तो कई दफ़ा हम एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट से ले सकते हैं, और अगली सारी इन्फॉर्मेशन वी हैव टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन थ्रू आवर फीलिंग्स, बिकॉज हमारी स्किल्स है ही फीलिंग्स। पेशेंट ना बोले हम खुद निकाल लें प्रॉब्लम्स। अब आपने बात की सर्वाइको थोरैसिक जंक्शन की, यानी कि ये नेक और बैक का एरिया। इसमें प्रॉब्लम ये होता है हमारी जो नेक है वो हर वक्त अगेंस्ट द ग्रेविटी, जब हम एक्टिव हैं तो काम कर रही है। देखिए इस तरह बड़े कम लोग बैठते हैं, इस तरह जो है ना आप सीधे होके बैठे हो, हम यूजुअली ये बैठे होते हैं। ये बैठे होते मैं आपसे बात भी ऐसे अगर कर रही हूँ और ये अजाब हम सबका फेवरेट अजाब ये, और जब गेम भी खेलनी है तो ऐसे खेलनी है, फिर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि फिर तो उसमें होता यह है कि मसल जो है ना उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, एक टोन होती है। जब हम मसल को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो मसल ना टाइटनेस में जाना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली दैट टाइटनेस लीड टू रेफर्ड पेन स्पैज़म भी कहते हैं। स्पैज़म बिल्कुल कहते हैं, टाइटनेस। और आप कह रही थी ना मेरे जैसे सर में पेन जाता है, तो टेक्निकली हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर पॉइंट्स बन जाते हैं, जैसे हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। अगर वो एक्टिव हो जाएं, यानी कि वो अगर स्टार्ट हो जाए डिस्टर्ब होना, तो वो पेन रेफर करते हैं, और हर मसल एक खास पैटर्न देता है। कुछ लोगों को यहाँ तक पेन होती है, कुछ लोगों को आई तक आती है, कुछ लोगों को सर तक आती है। तो मेरी तो वेरिएबल पैटर्न है। इट गोज अप डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट, मतलब कम होती जाती है जैसे जैसे एक्सटेंड करती है, लेकिन जब मुझे बहुत ज्यादा ये हो रही होती है तो वो ट्रिगर कर देती है मेरी माइग्रेन को, और फिर निकल जाती हैं चीखें। सो यू आर द ट्रू पेशेंट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्लीज अपॉइंटमेंट दें। अच्छा उस पर हम अभी बात करेंगे, पर डॉक्टर साहब सॉरी माइंड ना करना, मैं आवाम की आवाज़ बन रही हूँ उस वक्त, और मैं खुद भी, अब टाइम नहीं होता। टाइम नहीं देखिए टाइम निकालना पड़ता है, मुझे पता है, और आपने ये पहले भी एक दफ़ा शो पे डांटा था सबको कि टाइम निकालना चाहिए। बच्चे देखने हैं, घर भी देखना है, अपने करियर को भी मैंने साथ साथ लेके चलना है, और मैं कोई मजबूरी से काम नहीं करी, अपने शौक से करी। अब ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिजियोथेरेपी के लिए बंदा कैसे टाइम निकाले? कुछ कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट आपको कहते हैं 3 दफ़ा हफ्ते में आपने आना है। ऐसे ही है। अब 3 दफ़ा हफ्ते में 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे हो गए ना, घंटा घंटा घंटा, जाना आधा पौना घंटा, आना आधा पौना घंटा, तो आपने 3 दिनों में 3-3 घंटे का स्लॉट निकालना है, क्या करें? इसका हल ये है कि वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ये है कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास आएँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएँ, वो आपको ट्रीट कर दे। लेकिन सेकेंडली अगर आपके पास नहीं टाइम तो आप ऑनलाइन डिस्कशंस कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन है कि आपको कंटेंट आए सीख लें, आए सीख लें या ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर लें, क्योंकि अभी ऐसा कई दफ़ा होता है कि पेशेंट्स ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे होते हैं, हम गाइड कर देते हैं उनको असेसमेंट्स के साथ। और एक चीज़ कहलाती है सेल्फ ट्रीटमेंट, वो पेशेंट के लिए डिज़ाइन होता है। ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट होगा तो ही ट्रीटमेंट होगा, तो सेल्फ ट्रीटमेंट हम कई पेशेंट्स को देते हैं कि आप घर जाएं और कंटिन्यू करें। और कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे हमने 2-3 दिन का ट्रीटमेंट किया और पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं नहीं अवेलेबल, मैंने बाहर जाना है, तो हम उसको पूरा प्लान दे के भेजते हैं कि भाई कंटिन्यू इट विल हेल्प यू इन द रिकवरी। ओके। अब मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि फिजियोथेरेपी क्या क्या चीज़ें इंटेल करती है, क्योंकि आप जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं है। नहीं, तो जब आप ट्रीट करते हैं किसी को, तो आप जैसे कि शियाटिका की पेन है, उसमें आप क्या क्या कंबाइन करते हैं? क्योंकि इसके बाद हम ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद हम अपने पास एक पेशेंट को भी लेके आएंगे और उनसे उनके मसाइल पूछेंगे, और फिर आप लोग दिखाइएगा कि रिजॉल्व कैसे करना है। जी, पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा फिजियोथेरेपी क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। क्योंकि आप एक्यूपंक्चर भी करते हैं, देन यू नो यू गॉट ऑस्टियोपैथी एज वेल व्हिच इज फैबुलस, बिकॉज ऑस्टियोपैथी से तो व्यूअर्स आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हैं, भी ठीक हो जाते उनको भी ठीक किया जा सकता है, और आप वेट भी लूज कर सकते हैं। ऐसे ही है। हर बार ट्राई कर लेते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। अब सिर्फ वेट लॉस नहीं, अदर मसाइल के लिए भी, हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एसिडिटी, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसमें फिजियोथेरेपी होती क्या है? सबसे पहले ये तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाकियों को भी डिफ्रेंशिएट करना। फिजियोथेरेपी में उसका एक पूरा जैसे एक प्रोटोकॉल है कि हमने असेसमेंट से स्टार्ट करना है, पेशेंट को ट्रीट करके फिर ये असेस करना है,
और उसमें हमारा मकसद बेसिक एक होता है, मूवमेंट को गेन करना। ठीक है, अल्टीमेटली चाहे पेन हो रही है तो हमने सोचना होता है एंड आउटकम मूवमेंट गेन्स है। ओके, अगर हम बात करें कायरोप्रैक्टिक की यानी कि बॉडी एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट की, तो उसमें होता यह है कि अगर किसी की मूवमेंट एक ख़ास हद तक हो रही है और उसके बाद उसमें मूवमेंट अलाउ नहीं हो रही, तो कायरोप्रैक्टिक में एडजस्टमेंट करके वी हैव टू रिलीज दैट रेस्ट्रिक्शन और नहीं ब्लॉक। लेकिन आप गलत बंदे के पास चले जाएं तो फिर आपकी हड्डी तो तोड़ डैमेजिंग देंगे। है, बिकॉज ये तो बहुत सेंसिटिव ट्रीटमेंट्स हैं ऑब्वियसली। और आपने जैसे ही एडजस्टमेंट की फिजियोथेरेपी में ये टर्म कहलाती है मैनिपुलेशन, और कायरोप्रैक्टिक ऑलमोस्ट दे आर द सेम, बट कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो है ये थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है। फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च बाउंड होना पड़ता है। हाँ। जहाँ तक बात आती है ऑस्टियोपैथी की, ऑस्टियोपैथी में होता ये है कि हमने बॉडी के स्ट्रक्चर को इस तरह से होल्ड करके मूव करना होता है कि बॉडी खुद हीलिंग स्टार्ट कर दे। और हमारे इंस्ट्रक्टर्स ये कहा बेसिकली करते आप एक तरह से इनकरेज करते हो बॉडी को कि तुम खुद जिम्मेदारी लो अपनी। हाँ। एग्जैक्टली, तो बॉडी खुद हील होना शुरू हो जाती है। और एक ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट अल्टीमेटली पेशेंट को अराउंड 20 से 25 डेज तक हील करता रहता है, अगर आप पेशेंट को वो ट्रीट कर दें, क्योंकि वो हीलिंग में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये अब आप नहीं फैसला कर सकते कि आपको ऑस्टियोपैथी की ज़रूरत है कि कायरोप्रैक्टिक की ज़रूरत है कि आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या एक्यूपंक्चर की। ये आपने ट्रेन प्रोफेशनल से ही। अच्छा, अब कैसे फिगर आउट करें कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो ट्रेंड है कि नहीं? इट्स उसके लिए चुप तो obviously फिजियोथेरेपिस्ट निकलता है। सॉरी ऐसे बिल्कुल सॉरी, सही आप मैं कह रही आप हैं, लोगों को बिल्कुल सही आप इंसल्टिंग कह करना रही हैं। और चाहती। कई लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख देख के पहले treatment कर आप रहे हैं। लोगों को हमने वेरीफाई किया, पूरा आप लोगों का बैकग्राउंड चेक किया, हमें पूरी रिसर्च, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे बैठ के बात करेंगे एट ऑन द स्टेट चैनल, तो कोई हमारे पास प्रूफ तो होनी चाहिए ना कि आपको काम आता है। बिल्कुल, बट दूसरों के पास ये फैसिलिटी नहीं होती, तो क्या करें? उसके लिए ये हम है आपके घर आके फिजियोथेरेपी कर लेंगे 3000 पर विजिट। मैं बता रही हूँ, मेरे अपने साथ हो चुका है, तो मैं किसी और को क्या कहूँ? ऐसे उसके लिए ये है कि ऑब्वियसली यू हैव टू लुक ऑन द प्रोफाइल ऑफ अ डॉक्टर, कि वो उसका प्रोफाइल क्या है, उसने पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ा हुआ है, बाहर से कितना उसका एक्सपोजर है, और अगर पाकिस्तान से भी एक्सपोजर है तो कितना अच्छा एक्सपोजर है। वो ऑब्वियसली देख के पता लग जाता है। सोशल मीडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं मेरे ख्याल में। आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और बात ये कि व्यूअर्स प्लीज़ मुस्तनद डॉक्टर के पास प्रॉपर बंदे से रुजू करें। 500 को एक बंदा 1000 कह रहा है, दूसरा 500 कह रहा है, तो आप 500 वाले के पास चले जाएं। ये आपकी बॉडी है, इस जिस्म में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, नई बॉडी नहीं उगानी। वेरी ट्रू, बाल काट दो तो उगाते हैं, नेल्स काट दो वापस आ जाते हैं। वेरी सच्ची बात है, स्किन भी कहीं से उतर जाए तो नई स्किन आ जाती है। ये हेड टू टो जो बॉडी है ये नई नहीं आनी। बिल्कुल। सो इसकी रिस्पेक्ट करें, ख्याल से ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करेंगे तो ख्याल भी रखेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो पेशेंट से मुलाकात करेंगे, उनका मसला भी जानेंगे और उस मसले के हल की तरफ भी जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साहब भाग रही थी, मैंने कहा ज़रा आ जाए मेरे करीब रहे हैं आप, क्योंकि अगले को हमने भी तकलीफ देनी है, पता नहीं तकलीफ देनी है कि क्या करना है। हमारे साथ आसिम है और इनको क्या इशू है डॉक्टर साहब? इनको बेसिकली लोअर बैक पेन है, और इनको पेन जो है वो रेफर होता है टू द साइड ऑफ द लेग। रेफर से मुराद आप जब कहते हैं ना कि हमें फलां जगह टीस उठती है, तो यानी कि इनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में, राइट? बैक लोअर यहाँ पे जहाँ अक्सर लोगों को होती है, और इनकी पेन जो है वो पूरी टांग पे, एक टांग पे नीचे जाती है, इनकी राइट लेग के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल, ठीक है, अब हम इनको असेस कर लेते हैं जल्दी से, और असेसमेंट के बाद हम कुछ चीज़ें डिस्कस अच्छा डॉक्टर ने ये बताया है कि इनको मेडिकल प्रॉब्लम क्या है। आपके पास जब कोई आता है तो ये भी बता दें कि पहले उनको अपना चेकअप करा के आना चाहिए किसी ऑर्थोपीडिक से, या डायरेक्ट आना चाहिए, ये भी क्लियर करें। फिजियोथेरेपिस्ट जो है इजीली डायरेक्ट रेफरल्स ले सकता है, यानी कि पेशेंट डायरेक्ट आ सकता है, नॉट अ बिग डील। उसमें एज सच हमें तमाम की तमाम असेसमेंट्स करनी होती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट वो आप फिर भी करेंगे, चाहे आप चाहे आप ऑर्थोपीडिक के डॉक्टर से आए या अदरवाइज हो, आप अपनी पूरी रिसर्च करेंगे। और कई दफ़ा हमारी असेसमेंट डिफरेंट होती है, लाइक हमें डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करना पड़ता है कि भाई अगले का अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर ने कहा है कि भाई इनको थोड़ी सी, इनके जो हैं वो दो रीढ़ की हड्डियां जो हैं वो थोड़ी सी कंप्रेस हुई हैं। अब आपको पता है कि सिर्फ ये नहीं हुआ, उनको 10 और चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर, फॉर एग्जांपल फ्रोजन शोल्डर पे हो सकता है, नेक के इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा है। सही। तो इनका जब ये आपके पास आए तो व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम इनिशियली? इनको बेसिक प्रॉब्लम ये था कि इनकी जो एक साइड है उस पर स्फीयर स्पैज़म हुआ था, यानी कि मसल बहुत ज़्यादा टाइट हुए हुए थे। हम स्पैज़म इसे कहते हैं कि मसल जो है अपनी जो टोटल लेंथ है उससे कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जकड़ा जाता एग्जैक्टली। और उस मसल के नीचे ऑब्वियसली बोन्स पड़ी होती हैं, नर्व्स निकल रही होती हैं, तो उनका फासला भी कम हो जाता है। नर्व का जो जहाँ से नर्व निकलनी है वो जो स्पेस है वो स्पेस भी रिड्यूस हो जाता है, तो अल्टीमेटली सिम्टम्स पेशेंट को रेफर होना शुरू हो जाते हैं।
अलॉन्ग विद दैट हमने देखना होता है कि पेशेंट को वर्टिब्रास के अलावा, मसल्स के अलावा, जैसे ही नीचे जाते हैं तो ये हिप का एरिया आता है जिसे हम मेडिकल में पेल्विस कहते हैं, वो जो हिप्स का एरिया है इसकी बोन्स होती हैं, 2 बिग बोन्स होती हैं, उनमें चेंजेस अगर आ जाएं तो वो भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं लोअर बैक पे। सैक्री वो क्या है? सैक्रोआइलिक जॉइंट, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा गर्क हुआ है मेरे दोनों का, राइट वन मोर देन द लेफ्ट वन। और एक ज़माने में मुझे बाकायदा व्यूअर्स बेहोश करके, पीटीवी पे मैं उस ज़माने में काम करी थी, मुझे वो पहले वो अंडर एनेस्थीसिया करते थे, आई थिंक लोकल टाइप ही करते थे, नॉट द जनरल एनेस्थीसिया, और फिर मतलब मैं बेहोश हो जाती थी और फिर उसके बाद मेरी स्पाइन के अंदर ये लोग उस जॉइंट्स के अंदर इंजेक्ट करते थे स्टेरॉइड। आई मीन इट वाज, और अब कहते हैं कि अब वो करना नहीं चाहिए, वो सिर्फ सीवियर केसेस में करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इधर 2 to 3 मिलीमीटर का फासला है जॉइंट के अंदर, और जैसे ही इंजेक्शन जाता है तो बोन वैसे ही बड़ी रग्ड और रब्ड है, यानी कि उसकी शेप स्मूथ नहीं है। तो जैसे ही इंजेक्टेबल जाता है और वो गलती से गलत जगह पे लग जाए तो बोन वहाँ से और ख़राब हो जाती है। हाँ, और तो अगर इसलिए नर्व avoid पिंच करते हो हैं। जाए तो बेड़ा ही बिल्कुल गर्क हो damage जाता है। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन ये लास्ट रिजोर्ट होता है कंजर्वेटिवली, यानी कि आप सर्जरी से पहले लास्ट रिजोर्ट होता है कि इंजेक्शन पे जाएं। बट डॉक्टर एक बात बताऊं, सीरियसली चला नहीं जाता था। मुझे लगता था कि मैं ये राइट टांग जो है अगर मैं उठा के रखूंगी, मैं अगर ऐसे करके पाँव घसीट के चलती ना तो इट वाज ओके, बट द सेकंड दैट आई वाज गोइंग टू रेज माय राइट और माय लेफ्ट फुट, चीखें। ठीक है, इसमें होता है पेशेंट अगर सीधा लेटा है, टांग उठाने की कोशिश कर रहा है, स्वेयर पेन। इसके अलावा पेशेंट बैठ के उठने की कोशिश कर रहा है, स्वेयर पेन। पेशेंट लेग लिफ्ट करके आगे रखने की कोशिश कर रहा है, स्वेयर पेन। बिकॉज आपके साथ कुछ इसी किस्म के मामला हो रहे? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, ओके। सो अब इनके साथ हमने क्या, हम लाइक हमारी जो असेसमेंट है वो या तो हमने हेड से स्टार्ट करनी होती है या टोज से स्टार्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं इनको असेस करता हूँ, मेरी असेसमेंट जो है वो सारी बेस करती है फीलिंग्स पे, बिकॉज मुझे फील करना होता है स्ट्रक्चर को कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। राइट नाउ इनके मुझे फील हो रहा है कि जो इनकी लेफ़्ट साइड है वो ये इनकी फर्स्ट रिब स्टिफ पड़ी हुई है, जैसे पहली जो हमारी पसली आ रही है वो टाइट है, अकड़ी हुई है बिल्कुल। और मैं नीचे आता हूँ तो राइट साइड पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज पेट प्रेजेंटेशन नहीं होती, पेशेंट कॉम्प्लेक्स है। ऑन एयर आपको दिखाने का रीज़न ये है कि आसिम यहाँ पे लेटे हुए हैं, अगर उनको पेन होगी, वो कुछ बोलेंगे तो आपको उसी वक्त नज़र आ जाएगा। ये आप लोगों के अंदर जो फिजियोथेरेपी का खौफ है ना कि पता नहीं अगला कितनी को दर्द करेगा और कितनी, मुझे अक्सर लोग कहते हैं मैं नहीं फिजियोथेरेपी करानी, वो तो डबल दर्द पेन हो रही होती है, और बुजुर्ग तो बिल्कुल ही नहीं मानते, मिन्नते तरलों पे आप आ जाते हो, वो कहते गोली दे दो, हमने नहीं कराना। वेरी ट्रू। अभी आसिम के साथ ये हो रहा है, जैसे आसिम के राइट साइड के जो मसल्स हैं इसको मैं अब छेड़ रहा हूँ तो ही इज फीलिंग। अच्छा, बाय द वे ये राइट साइड क्लोथ्स के थ्रू नजर आ रहा है स्वोलन, राइट साइड अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब वहाँ से देखने नजर आ रहा है ये स्वोलन है और ये नहीं है। अल्टीमेटली स्पेजम, मसल शॉर्ट हुआ हुआ है। अगर ये मसल शॉर्ट है तो नीचे रिब्स भी टाइट होती हैं, अगर मसल टाइट है तो मसल कनेक्टेड है बोन्स के साथ, वो भी टाइट होते हैं। तो हम आगे चल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं इनके एरियाज़ पे। तो अगर मैं इस वक्त इनके लेफ़्ट साइड पे देख रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस हुई हुई है, जिस जगह को मैं अभी छेड़ रहा हूँ। यहाँ एक स्किन के नीचे लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ इनके सैक्रोआइलिक जॉइंट पे, वही जॉइंट जो पहले कभी आपका भी डिस्टर्ब रहा वो जॉइंट जो है वो बेसिकली डायरेक्टली तो ख़राब नहीं है क्योंकि टाइटनेस आ रही है ऊपर से, वो अल्टीमेटली जॉइंट के ऊपर से होती हुई इनकी स्पाइन के ऊपर अटैच हो रही है। मैं हिप्स को देखने लगा हूँ, हिप राइट जो है वो हल्की सी स्टिफ आ रही है। गोइंग फर्दर अब मैं इनके बाकी स्ट्रक्चर्स पे आ रहा हूँ, लाइक नहीं हिप वहाँ से टाइट है तो लेफ्ट साइड हुई ना, Left वो लेफ्ट side साइड है। है, अच्छा, अब ये देखिए राइट लेग में उनके पेन जा रही है लेकिन लेफ्ट साइड भी उनकी स्टिफ हुई है। अब आप जब डॉक्टर पे जाएंगे टू एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, वो आपको बताएंगे जी आपकी फलां जगह पे इस स्पेसिफिक जगह पे प्रॉब्लम है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको कहेगा नहीं मैंने ये भी ठीक करना है और ये भी ठीक करना है, ताकि वो सपोर्ट में फिर पूरी की पूरी बॉडी सही हो जाए। राइट, अब हम चलते हैं, पहले इनकी कायरो करते हैं क्योंकि इनकी नेक भी स्टिफ पड़ी हुई है। नेक से बैक तक कायरो करते हैं और उसके बाद हम स्विच करते हैं टू ऑस्टियोपैथी और साथ ही फिजियोथेरेपी पे एंड पे जाएंगे। और आप ड्राई कपिंग भी करते हैं ना? ड्राई कपिंग भी करते हैं। इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन ये भी कुछ कहलाती है, जैसे इसमें खास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैं कुछ लेके आया हुआ हूँ। हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू स्किन के अंदर, स्किन के नीचे जो मसल्स और स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, फ्लूइड हुआ हुआ है उसको भी रिलीज करा फ्लूइड को रिलीज करने के लिए, टाइटनेस को रिलीज करने के लिए, स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। एडवांस ट्रीटमेंट अप्रोच है। इसके अलावा मैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स लेके आया हूँ दिखाने के लिए, जैसे ये हमारी गन है, इसे हम थेरागन कहते हैं। ये यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पजेज़। हम पेशेंट को फॉर एग्जांपल इनके स्पेज़म है तो हम अगर
उस स्पैज़म वाले एरिया में रखें। मैं बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहा, लाइक आई एम जस्ट एक मूविंग, वाइब्रेशन दे रहे हैं आप। हाँ, फ्रॉम हेड टू टो मूव कर रहा हूँ इसको। तो पेन इससे तो नहीं हो मसल जो रही है और वो, कंफर्टेबल? पेन है, इसमें पेन इतनी बस आती है कि जब लाइक हम हिट कर रहे हैं तो प्रेशर fatigue रिलीज होगी। करने के बिल्कुल, हद तक। ये थोड़ी देर बाद लाइक 1 to 2 मिनट्स में ये फिर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैं कायरो गन लाया हुआ हूँ। कायरो गन स्पेसिफिकली जॉइंट्स एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होती है ये गन। इसको अगर हम स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो लाइक साउंड आता है वो ये आता है, जैसे आपको अभी आवाज़ आ रही होगी, ये यूज़ होती टक है टक फॉर टक द टक। एडजस्टमेंट। ठीक है। ये बाकायदा वर्टिब्रास को, यानी कि वर्टिब्रास जो कि रीढ़ की हड्डियाँ हैं, उनको अलाइन कर रही है ठीक है। पुश कर करके। तो है। दिस कैन बी यूज्ड एज ए अच्छा ट्रीटमेंट एक अप्रोच। सेकेंड, एक मुझे ज़रा ये रीढ़ की हड्डी दिखाएं। मैं ज़रा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ। ख़वातीन स्पेशली जो मालिश करवाती हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारी बोन इस तरह प्लेस्ड होती है या इस तरह होती है? हमारी बोन इस तरह है, इस तरह। Like, जब हम जिस तरह आप खड़ी हुई हैं इस वक्त, आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट ये अलाइनमेंट बिल्कुल। इधर दबा दबा के मल मल के प्लीज़ मालिश मत करवाया करें। आप अपनी हड्डी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपने मसल्स को दबाना है, ज़रूर दबाएं। ये जो आप करते हैं ना, मैंने लोगों को देखा है कि खवातीन कहती है मैं तो 50 साल से जी मालिशा करी हूँ वटेवर, और हड्डी के ऊपर ना अंगूठे के साथ दबाना शुरू कर देती हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें, और किसी भी हड्डी के ऊपर या जॉइंट के ऊपर बार बार प्रेशर दिया जाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो होगा। बोन को कभी भी हिट नहीं करते। और ये है ना वो जॉइंट्स, ये जॉइंट से सैक्रोइलिक, लाइक दिस इज द जॉइंट। आप देख रही होंगी इसकी अलाइनमेंट अंदर से ठीक है। कैसी रग्ड है, तो ये स्मूथ नहीं होती। तो इसमें इंजेक्शन के लिए स्पेस आप देख रही होंगी कितना थोड़ा सा है। अच्छा, और ये नर्व्स है ना? ये नर्व्स जा रही हैं यहाँ। शैटिका जो शैटिक नर्व होती है, ये पूरी 4-5 एरियाज से मिलके नीचे आती है और थ्रू दिस एरिया गुजरती है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हमारी हड्डियों के बीच में गैप कम हो गया है, ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस ये इज द डिस्क। ये डिस्क है। बिल्कुल होता ये है कि ये दब जाता है, बिल्कुल। एंड दैट्स द अदर वेरी पेनफुल पॉइंट ना। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पेशेंट्स जो हैं जो ओल्ड एज में चले जाते हैं, और मैंने बहुत कॉमन देखा है कि पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि आपके मोहरों का फासला कम हो गया। हाँ जी। ओल्ड एज में मोहरों का फासला कम होना है, ये ultimately। नॉर्मल ये नेचुरल normal एजिंग है। प्रोसेस है। हाँ, इससे परेशान नहीं होना। और डिस्क अगर फॉर एग्जांपल बाहर है भी, बहुत कॉमन है, हमारे पास पेशेंट आते हैं डिस्क प्रोलैप्स हो चुका है, डॉक्टर कह रहे हैं डिस्क खराब है, लेकिन वो नर्व को कुछ नहीं कह रही होती, क्योंकि नर्व के बहुत डिफरेंट सिम्टम्स हैं। पेशेंट को सुन महसूस होता है खास पैटर्न में, पेशेंट को पेन ऐसी होती है जैसे किसी ने नाइफ डाल के लाइक समवन इज खींच दिया पुलिंग नीचे, इट हाँ, डाउन। बिल्कुल सही है। इतनी जोर की पेन आ रही होती है इसमें। इसके अलावा एरिया वीक हो जाता है। आप हाथ लगा के देखें, आपको लगता है एक एरिया बैठ गया है, और अगर हराम मगज जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो दबाव में जा रही है, तो पेशाब पखाने का कंट्रोल खत्म होता है। अगर तो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, देन वी शुड कंसिडर कि जी डिस्क या कोई और चीज़ इस तरह की तंग कर रही है। अदरवाइज डिस्क हर तीसरे बंदे में, हम 4 लोग हैं, हम में से 2 बंदों में पॉसिबिलिटी है डिस्क बाहर ही हो। इट इज़ पॉसिबल, मेरी भी हो सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। इसमें हमने करना ये होता है लाइक, हाँ, ये जो आप करते हैं कटिक करके और कुटिक करके, मतलब अगले की चीखें निकल जाती सॉरी मेरी अभी बैक आ रही है, बट उसमें ये लाइक साउंड टक। केम लाइक हमने इसको एक साइड पे एडजस्ट किया है, और इनकी नेक जो है वो रीअलाइन हो गई, बिकॉज नेक की स्टिफनेस रोल प्ले कर रही है बैक की पेन के लिए। ये ऑनलाइन देख देख के प्लीज आप लोग ना करें। मैं बिल्कुल। किसी को जानती हूँ जिसने कहा कि ओ मैं आपको बताती हूँ, वो अपनी अम्मी को ना बड़े अपनी तरफ से ओवर इंटेलिजेंट होने की कोशिश कर रही थी बच्ची, और उसने अपनी अम्मी को ना इस तरह किया, उसकी माँ की गर्दन ही ना हिले थे ऐसे ही हफ्तों। सो ये चीज़ जो है ये आपने ट्रेंड प्रोफेशनल को करने देनी है। ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि होता है, ये घर पे आपने खुद नहीं करना। ये इतनी टेक्निकल है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा करे तो कहते हैं 100 में से 1 बंदे की डेथ भी हो सकती है। नेक इतनी सेंसिटिव सही, है, हाँ। ठीक है। वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। हाँ। नाउ मैं बैक के ऊपर जा रहा हूँ। बैक के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैंने पोजीशन तो बना ली है। मैं इनको अभी जैसे साउंड्स निकले, इनकी टक टक एडजस्टमेंट के। हुई। सो इन दिस वे वी बेटा कैन ठीक एडजस्ट हो? होल ऑफ द स्पाइन। अच्छा ठीक है। सो मगर सेम लड़का तो अपोजिट बच जाए साइड पे ना भी उन्हें, करने की हाँ। ज़रूरत है। अच्छा, अब हम अगर बात करें ऑस्टियोपैथी की, आप प्लीज़ सीधा ही लेटें। अगर मैंने इनका एब्डोमेन देखना है, एब्डोमेन बिकॉज शैटिका में बहुत कॉमन है एब्डोमेन का प्रॉब्लम हो, अच्छा हमने उसको लाजमी असेस करना होता है। मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, जैसे मैं अभी इनको छेड़ रहा हूँ, लाइक आई एम जस्ट टचिंग द एरिया। इनको इनकी मिड लाइन ऑफ द बॉडी इतनी टाइट पड़ी हुई है, और इस पुल की वजह से इनकी पेल्विस, अगर ये मैं आपको इमेज दिखाऊं, इनकी पेल्विस इज लाइक दिस, पुल इतना ज़्यादा आ रहा है। सो ये जो पुल है जिसको मैं छेड़ रहा हूँ, इनको पेन हो रहा है, इसको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। जैसे ये रिलैक्स होगा, आप गौर कीजिएगा कि आपके जो वर्टेब्राज हैं
इनके दरमियान जो नर्व का स्पेस है ये ओपन हो जाता है और इसके Amazing. ओपन होने से sciatica ठीक हो जाती है नॉर्मली। तो हमने देखना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। सो ऑस्टियोपैथी के लिए फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ मैं मिड लाइन पे हमारी इस वक्त इस एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे पड़ी हुई है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने अगर होल्ड की तो इसमें एक ख़ास मूवमेंट आती है और वी हैव टू, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि ऑस्टियोपैथी में हमने मूवमेंट को असिस्ट करना होता है कि वो हीलिंग मैकेनिज्म की तरफ चली जाए। सो आई एम डूइंग द सेम, आई जस्ट होल्ड द स्ट्रक्चर इन अ वे कि मेरे हाथ में वो स्ट्रक्चर आ गया। अब ये इतनी थोड़ी सटल यानी कि बहुत लाइट मूवमेंट्स हैं, Adjustment, हाँ। हाँ लाइट मूवमेंट्स हैं, ये भी एडजस्टमेंट होती है लाइक, लेकिन इस मूवमेंट को हमने फॉलो करना होता है। लाइक इसकी अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है और अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। सो हमें इस मूवमेंट को असिस्ट करना होता है और इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। ऑस्टियोपैथी एक सेशन सफिशिएंट होता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो बड़े ड्रास्टिक रिजल्ट्स हैं ऑस्टियोपैथी के और मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ कर रहा हूँ और मुझे भी अब इसका यकीन हो गया कि ऑस्टियोपैथी वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। डॉक्टर हैदर जो इनिशियली जिन्होंने ऑस्टियोपैथी शुरू की थी पाकिस्तान में, भाइयों की तरह है मेरा उनसे बहुत, मैं तो भाइयों की तरह क्यों है क्योंकि मेरा यही मामलात हुए कि मैं वाज एक्सपेक्टिंग, वही दोनों जॉइंट्स में बहुत सीवियर इशू हो गया, चलने फिरने से भी गई और ऊपर से डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अभी ये 2 साल पहले नहीं, इससे पहले जब मैं हसन के साथ आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम और मैं साथ मॉर्निंग शो भी कर रही थी, जो मैंने हर हफ्ते मॉर्निंग शो किया ना, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो ऑस्टियोपैथी की वजह से ही मैंने एग्जैक्टली लिटरली लाइफ चेंजिंग चीज़ होती है। व्यूअर्स, आपको डॉक्टर जवाब दे देते हैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो जाता है। मैं बस एक बात ये ज़रूर कहूँगा इसमें कि हर ट्रीटमेंट अप्रोच बेस्ट है। फिजियोथेरेपी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लेके आती है, कायरो अपने चेंजेस लेके आती है, हर ट्रीटमेंट अप्रोच बेस्ट है। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और पेशेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है उसने क्या करवाना है। पेशेंट के साथ हमेशा डॉक्टर इंटरेक्ट करता है, पूछता है कि आप किससे सेटिस्फाइड हैं, ये आउटकम्स देगी, ये आउटकम्स देगी। पेशेंट जो जाता है अल्टीमेटली हमने वो ट्रीटमेंट करना होता है। तो हर ट्रीटमेंट जो है उसकी इफेक्टिवनेस, उसके रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते एक अच्छा है दूसरा बुरा है। सो अभी मैं ऑस्टियोपैथी जैसे कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, थोड़ी देर पहले जो है इनको काफ़ी टाइटनेस थी। नॉर्मली इसमें टाइम लगता है, मे बी 30 मिनट्स भी लग सकते हैं किसी एक एरिया को ट्रीट करने के लिए, और विद दैट ट्रीटमेंट होता यह है कि एरिया आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अब अगर हम बात करें इनके मसल्स की, जैसे इनके जो राइट साइड है, अभी राइट साइड के मसल क्वाड्रिसेप जिसे हम कहते हैं, या थाई के ऊपर वाले मसल जो हैं ये अभी इनके टाइट हैं। लाइक मैं इसको छेड़ रहा हूँ तो इनको डिस्टर्बेंस हो रही है। उसके लिए हम नॉर्मली गन यूज़ करते हैं ये वाली, और इस गन का मकसद यही होता है कि हम पेशेंट को ये लगाएं स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ टाइटनेस है। बिकॉज अगर ये वाला ट्रीटमेंट लोग नॉर्मली क्या करते हैं, गन्स ख़रीद लेते हैं और वो फेरते रहते हैं। लाइक उनको लगता है कि ये मसाजर है और इसको यूज़ करेंगे तो शायद बिल्कुल ठीक हो जाएं चीज़ें। एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ील करता जाऊँ और उसके बाद मुझे पता लगे मसल लूज़ हो गया और मैं लूज़ मसल पे इसको मज़ीद करता रहूँ तो वीकनेस आती है इससे। क्योंकि रिलैक्सेशन या लूजनिंग जो है ना एक ख़ास पॉइंट तक फ़ायदा देती है और उसके बाद वही लूजनिंग पेशेंट के अंदर जो है वीकनेस कॉज कर देती है। एवरीथिंग हैज़ अ स्पेसिफिक इंडिकेशंस एंड आउटकम्स, डोज है उसकी। और इसी नोट पे हम अपना ये वाला सेगमेंट भी क्लोज करेंगे। व्यूअर्स, द होल पॉइंट वाज कि आपके अंदर से ये डर, ये खौफ रिमूव कर देना। जैसे हमने डॉक्टर साहब को कहा कि अपनी टीम के साथ आएँ, फीमेल के पास आपने जाना है, आप फीमेल भी आपका ट्रीटमेंट कर सकती हैं, मेल भी कर सकते हैं, वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन। लेकिन वही डिस्क्लेमर जो मैं बार बार दे रही हूँ, ये सब चीज़ें ट्रेंड प्रोफेशनल करते हैं। खुद जाके अपनी तरफ से गैजेटरी और मैकेनिकी ना मारे। मतलब आपका जिस्म है, आपकी गाड़ी अगर ख़राब होती है तो मैकेनिक ठीक करता है ना, हमसाए तो नहीं आके ठीक करते अनलेस वो मैकेनिक हो। सो द पॉइंट इज़ इसका जो काम है उसको करने दें और सही तरीके से करें। और अगर खुदा न खास्ता कोई पेन्स, एक्स, इस किस्म के मसाइल हैं, ज़रूर ऑस्टियोपैथी, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टरी एंड उसके अलावा एक्यूपंक्चर वगैरह के जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की भी चीज़ें हैं उनको भी अवेल करने की कोशिश करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू गाइस सो मच। थैंक यू।